नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में आयोजित जनसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में शिरकत की, जहां सीएम को देखने के लिए भारी संख्या में जनता का सैलाब उमड़ा हुआ था। जहां पूरे कार्यक्रम स्थल में अब की बार 400 पार के नारों से गूंज उठी। मोदी धामी की जोड़ी पर जनता भरोसा जता रही है, डबल इंजन पर जनता भरोसा दिखा रही। वहीं जनता ने भी हर सीट पर कमल का फूल खिलाने का वादा किया। और भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर जब मैं कलेक्ट्रेट से माननीय अजय भट्ट जी के नामांकन में उनके साथ गया और वहां से बाहर आया, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, आम जनता का जो उत्साह है और जिस ऊर्जा के साथ सारे लोग सड़कों पर आशीर्वाद दे रहे आ रहे हैं, उनके अंदर एक उमंग बनी हुई है। मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने जो 5 लाख का जो लक्ष्य लिया है, 5 लाख का लक्ष्य तो पार हो ही गया, उसमें कोई संदेह नहीं है कि हम 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाले हैं। अब तो आप सबकी प्रतियोगिता ये है भाइयों बहनों, और वो भी स्वस्थ प्रतिबद्धता, जिसको कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप, कि पूरे उत्तराखंड में जो 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटों में सबसे अधिक मतों से कौन जीतेगा। आप सबके आशीर्वाद से रिकॉर्ड मतों से लोकसभा में पहुंचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अजय भट्ट जी को अपना आशीर्वाद देंगे। और मोदी जी ने जो काम करने हैं तीसरी टर्म में, हम सब जानते हैं, उन्होंने पहले ही कहा है तीसरी टर्म में और बड़े फैसले होने वाले हैं। तीसरी टर्म में जो विकसित भारत का संकल्प है वो तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तीसरे टर्म में भारत दुनिया की और बड़ी शक्ति बनने वाला है। तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं उत्तराखंड के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब वो उत्तराखंड की बात न करते हो। हर एक अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड का स्मरण किया है। आप देखिए कितने हमारे रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास हुआ है, नवनिर्माण हुआ है, तेजी से काम आगे बढ़ा है। जमरानी बात, जो हम कई दशकों से सुनते थे कि जमरानी बात बनेगा, जमरानी बात बनेगा, आप सब भी सुनते होंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हमारे अजय भट्ट जी ने उसके लिए संपूर्ण प्रयास किया, हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से किया, और आज हमको जमरानी बात की जो है स्वीकृति प्रदान हो गई है। भाइयों बहनों, उसका निर्माण का कार्य चल गया है। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सामान्य बात लगती होगी कि हमारे राज्य के अंदर दूसरा एम्स भी खुल गया है, दूसरा एम्स भी खुलने जा रहा है। हमको दूसरे एम्स की भी स्वीकृति हो गई है। कहाँ तो बहुत सारे राज्यों में एक एम्स भी नहीं खुल पाया है, और उत्तराखंड में यही उधम सिंह नगर में, यही हमारे रुद्रपुर में, यही किच्चा में, यहीं पर दूसरा एम्स बनने जा रहा है। एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुलने जा रहा है। अनेकों काम हमने किए हैं। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आज इस अवसर पर आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, भाइयों बहनों, होली के बाद हमको 4 जून को दिवाली मनानी है, तो 4 जून को हम दिवाली मनाएंगे। तो आप सब जानते हैं दिवाली में हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। लक्ष्मी जी आती है तभी दिवाली होती है। लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी, माँ काली जी, तो विशेष रूप से लक्ष्मी जी तभी आएंगी। किसमें आती है लक्ष्मी जी, आपको पता है किसमें आती है जी? अरे जरा जोर से बताइए। कमल के फूल में आती है। तो इसलिए कमल के फूल वाला जो बटन है ना अजय भट्ट जी का, जो अभी आपको मिल जाएगा 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, जो भी होगा, वो कमल के फूल वाला बटन प्रातः काल से आप सबको दबाते जाना है, दबाते जाना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर पौड़ी से है, जहां गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, जिसके बाद पौड़ी के रामलीला मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया। गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये सभी लोग दिल्ली में रहने वाले लोग हैं और पहाड़ की पीड़ा इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं। चुनाव आते ही एक ग्रामीण के हितैषी बन जाते हैं।
लोकसभा क्षेत्र की महान जनता का और तमाम मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मैंने आज उनके भरोसे, उनके सहयोग से यहां पर नामांकन किया है। मैं अब आगे हमारे प्रचार की रणनीति के तहत जगह जगह लोगों के घर घर तक जाऊंगा, लोगों के द्वार द्वार तक जाऊंगा और गढ़वाल की इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वयं गणेश पोखरियाल समझे। मैं वादा करता हूं हमारे जनमानस से कि एक सांसद के रूप में जब भी उनको मुझसे अपेक्षा होगी, कभी मेरे से उनको मायूसी हाथ नहीं लगेगी। ये मैं वादा उनसे करना चाहूँ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण में मतदान होना है और इसके लिए चुनाव आयोग की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में नामांकन का आखिरी दिन था, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन किया। जानकारी के अनुसार अभी तक 30 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, यूपीडी जो भी दल थे, सियासी दल थे, उनके प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है। अब तक 30 से ज्यादा प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में यहाँ पर उतर चुके हैं। 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसकी सबसे पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। सियासी दलों का जो चुनावी प्रचार होगा वो अब और तेज यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब स्टार प्रचारकों की सूची के साथ साथ नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी समाप्त हो चुकी है। अब ये कहा जा सकता है कि जो चुनावी दंगल होगा लोकसभा चुनाव के लिए और दिलचस्प और रोचक होता हुआ उत्तराखंड में नजर आएगा। कोशिश यही रहेगी सियासी दलों की कि इस लोकसभा चुनाव में जो पुराने रिकॉर्ड है, पुराने जो मिथक है, उन मिथकों को तोड़ने का काम किया जाए। जबकि भाजपा जो सत्ताधारी दल है उसे उम्मीद है कि उत्तराखंड में एक बार फिर जीत की हैट्रिक यहाँ पर पूरी की जाएगी। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। पिछले कई सालों से केंद्र और राज्य सरकार का कामकाज पूरी तरह से निराशाजनक रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक हर मुद्दे बदले हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, बिगड़ती कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे कई अहम मुद्दे हैं जो आज भी जनता के दिमाग में है। प्रदेश के अंदर विकास अवरुद्ध हो गया है। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत और निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार के बाद अब एक और निर्दलीय प्रत्याशी पवन कश्यप ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि पवन कश्यप ने हरिद्वार कलेक्ट्रेट पर अपना नामांकन दाखिल करने के बाद अपने चुनाव कार्यालय पहुंचकर अपने समर्थकों की बैठक की। जो है ये सब युवा, यहाँ की जनता आने वाले 19 तारीख को ये बता देगी कि जो है निर्दलीय प्रत्याशी पवन कुमार क्या है। अपनी ताकत, इस जनता की ताकत से जो है हम लोग जीत करके आएंगे और दिल्ली की जो कुर्सी पर बैठ करके पवन को जो है यहाँ की जनता जो है सरताज मानेगी। और विकास के कार्यों में जो है युवा चेहरा है, अपने दिन रात एक करके जो है सड़कें निर्माण, स्कूलों का निर्माण, बिजली का निर्माण, ये सब करने में सफल रहेगा और सफलता की कुंजी पर पहुँचेगा। ये तो सब जो है भाजपा का शासन हम लोगों ने देख लिया, कांग्रेस का शासन देख लिया। कांग्रेस अब बुद्धि हो गई है, बिल्कुल बुद्धि हो गई है, निराकार, इसका कोई रूप ही नहीं रहा। कभी किसी को, कभी किसी को, कभी कुछ करती है। और भाजपा सिर्फ राम के नाम पर जो है वोट मांग रही है और उसके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया बनती है। लेकिन मेन क्या है, जब इन्होंने कहा था कि 35 लाख रोजगार दिए जा रहे हैं, वो रोजगार कहाँ हैं? जो ये समझिए नौकरियां निकाली गई थी, भर्ती निकाली जाती है नौकरी की, फार्म आ रहे हैं, लाखों लोग फार्म को भर रहे हैं। उसके बाद में क्या रहे, नौकरियां वो फार्म भरे नहीं आ रहे हैं। जो फीस जा रही है वो कहाँ जा रही है? वो सरकार के खाते में जा रही है। वो जो बेचारा गरीब है, 600 रुपये 700 रुपये फीस भर रहा है, वो कहाँ जा रही है? ना उनको वापस हो रही है। तो कितने फॉर्म देखिए कितने बेकार हो गए। तो उनका भी हिसाब देना पड़ेगा सबको कि वो सरकार जो नौकरियां निकाली है, नौकरी कहाँ है? युवा बेरोजगार है, कहाँ रोजगार मिला किसी को? अब कहते हैं राम मंदिर, देखिए राम जी हमारे देखिए पूजनीय भगवान जी है, लेकिन राम जी को नैया पार कराने वाले केवट जी थे, कश्यप समाज भी था। तो जब राम जी को पूजा जा रहा है, तो जिन्होंने नदियाँ पार कराई थी तो उनको क्यों नहीं पूजा जा रहा है? उनको भी पूजना चाहिए। बस इन मुद्दे हैं। और बाकी रोजी रोटी, जो रोजगार है जो नहीं मिल रहा है, उन मुद्दों पे मैं काम कर रहा हूँ। और बिजली पानी गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं किस प्रकार की जो रोडें हैं खुदी पड़ी है। नाले देख लीजिए, आज एक रोड पे जा रहा था मैं, जरा सा पानी भरा हुआ था, लेकिन जब उसके अंदर देखा तो आधा अंदर इतना गहरा हो रहा था, कोई फंस गया तो मर जाएगा वो।
तो वहीं राज्य सरकार ने नई फिल्म नीति 2024 लागू की है। इसके तहत स्थानीय फिल्मों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि स्थानीय फिल्मों और फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी को 8 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके चलते गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी फिल्म इंडस्ट्रीज को संजीवनी मिलेगी, साथ ही रोजगार भी जनरेट हो सकेंगे। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि प्रदेश में हिंदी समेत गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाओं के साथ ही विदेशी भाषाओं की फिल्म को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कुल खर्च का 30% तक सब्सिडी देगी। सब्सिडी ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ रुपए तक होगी। देखिए, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वो चाहे आपकी कुमाऊनी है, चाहे गढ़वाली है, जौनसारी है, रंग है, कोई भी, तो उसको एक तो हमने सब्सिडी बढ़ाई है। उसको 3 करोड़ तक हम लोग ले गए हैं, 30% या 3 करोड़ जो भी कम होगा। तो जो उसकी सब्सिडी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, तो निश्चित रूप से उससे लोग प्रोत्साहित होंगे। इसके अलावा जो फीचर फिल्में हैं उनमें भी हमने सब्सिडी बढ़ा करके 3 करोड़ कर दी है। उत्तराखंड के जो स्थान हैं उनको हम कैसे प्रोजेक्ट करें लोगों के सामने, उसके लिए हमने अलग से व्यवस्था की है कि अगर जहाँ पर उस फिल्म की शूटिंग हो रही है, अगर उस स्थान को जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर अगर लिखते हैं, जैसे उदाहरण दूँ कि ग्वालदम में शूटिंग हो रही है, ग्वालदम लिखते हैं, तो उसका भी हम उनको सब्सिडी देंगे। अगर जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उत्तराखंड के, उनको अपने फिल्म में कोई रोल देता है या काम देता है, तो उसके लिए भी हमने अलग से सब्सिडी का प्रोत्साहन रखा है। तो अगर हम ये कहें कि जो नई फिल्म नीति है, जहाँ लोकल स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन का काम करेगी, वहीं पर जो स्थानीय रोजगार है उसको भी बढ़ावा देगी। और पर्यटन के नज़रिए से भी अगर आप देखें तो निश्चित रूप से जो जगह स्क्रीन पर आएगी और उसके बारे में लोग देखेंगे, तो पर्यटन भी स्वतः अपने आप बढ़ेगा। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट के लिए नामांकन लगभग पूरे हो चुके हैं और सभी पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गईं। वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की है, जिसे चुनाव आयोग को भेज दिया गया है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर है। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी के कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। सभी शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर जैसी भी डिमांड आएगी, वहाँ पर सभी शीर्ष नेतृत्व भी आएगा। हमने स्टार प्रचारकों की लिस्ट आज कंप्लीट कर ली है, इलेक्शन कमीशन को हम भेज रहे हैं। आज स्मृति जी आई हुई थी बलूनी जी के नॉमिनेशन के अंदर, और मुख्यमंत्री भी सभी जगह गए हैं। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जैसे लगेगा जिनकी उपयोगिता है, हमारा बड़े से बड़े प्रधानमंत्री से लेकर सभी कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं और सभी लोग उपलब्ध होंगे। हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व। पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट विधानसभा के विधायक फकीर राम टमटा का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक ने एक स्थानीय से बातचीत के दौरान अपशब्द बोले हैं। वहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर अब वायरल हो रहा है। इस दौरान पीड़ित ने बताया कि मामला 2 महीने पुराना है। मांग पूरी नहीं होने पर विधायक ने अभद्रता की। विधायक का कहना है कि विकास का काम किया जा रहा है। तो वहीं मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि मेरी आवाज की एडिटिंग करते हुए ये क्लिप वायरल की जा रही है। अभी वीडियो वायरल हो रहा है कि बच्चा है, ये बच्चा ही है, अभी इसको इतनी जानकारियां नहीं है। और क्या कहते हैं, बार बार हमको फोन करता था, बार बार फोन करके इतना टॉर्चर करता था, मुझे भी, मेरा प्रतिनिधि को भी इतना टॉर्चर करता था। तो इतनी गाली गलौज ये हमको भी बकता था। लेकिन हमारी जो इसकी जो गाली गलौज थी वो एडिटिंग इसके ने करके अपनी हमारे वाली वो भेजती। ये इसकी मतलब ये चालाकी, ये एक मैं विधायक होने के नाते मेरे को ये षड्यंत्र के तहत जो है उसको सिखा पढ़ा करके, उसको सिखाने पढ़ाने वाले लोग भी हैं। तो कुछ लोगों ने उसको इस टाइप का एक मोहरा बना करके तो ये काम मेरे साथ किया गया, मेरी छवि को खराब करने के लिए काम किया गया। हमारा गांव जो धनोला से है 20 वर्षों से वो सड़क की मांग कर रहा था। तो हम लोगों ने विधायक जी पे प्रेशर बनाने के लिए जो ये वीडियो है, हम दोनों पे बात हुई थी, हमारी ओर से बहुत प्रेशर था उन पे, तो इसकी वजह से कुछ कहा सुनी होगी।
तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ जो ये वीडियो वायरल हुई है। तो हम लोगों की एक ही मांग थी, सड़क की मांग थी। अब वो मान गए हैं जो हमारी मांग थी सड़क की। तो उन्होंने ये होली के बाद अपनी जेसीबी भेजने का ऐलान कर दिया। उसके बाद जो सड़क कार्य है उसका कटान उनके द्वारा कहा गया है कि जो सड़क अधूरी कटी है होली के बाद उसको पूरे अपने गंतव्य तक मिलाया जाएगा। तो यही सड़क वाला मामला था जिसके बीच में हम दोनों में बहस हो पड़ी थी और जिसकी वजह से ये वीडियो वायरल उनसे फिर रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां देर शाम गौचर बैरियर पर पुलिस टीम और एसएसटी टीम ने एक कार से 1,38,500 रुपए बरामद किए हैं, जिनसे पूछताछ पर सही जवाब न देने पर लोकसभा चुनाव के तहत आदर्श आचार संहिता नियम से अवगत कराते हुए बरामद रुपयों को नियमानुसार कब्जे में लिया गया और आचार संहिता नियम के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। खबर रुड़की से है, जहां कांग्रेस नेता मोहम्मद आदिल फरीदी के कैंप कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रभारी शमीम अलवी ने शिरकत की, जिनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शमीम अलवी ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहम्मद आदिल फरीदी को टिहरी गढ़वाल लोकसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसके बाद आदिल फरीदी ने कांग्रेस हाईकमान का आभार जताते हुए वादा किया कि कांग्रेस उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर पांचों सीटें जीतेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ, फिर राहुल गांधी जी का और फिर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक चेयरमैन जो इमरान प्रतापगढ़ी जी का और शमीम अलवी प्रभारी जी उत्तराखंड, उनका भी तहे दिल से और समस्त कांग्रेस पदाधिकारी और नेतागण उत्तराखंड का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे टिहरी गढ़वाल का लोकसभा प्रभारी बनाया गया है और हम आने वाले 5 लोकसभा सीट जीत रहे हैं और उसमें हम पूरा एकजुट होकर सर्व समाज इसे जिताने का काम करेगा। नेशनल चेयरमैन है इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने 5 जो लोकसभाएं हैं उनमें अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं, तो उनमें से एक हमारे आदिल साहब हैं, इनको भी एक प्रभारी बना करके लोकसभा में बड़ी जिम्मेदारी दी है और आने वाले चुनाव में उम्मीद है कि बड़ी मजबूती से कांग्रेस को मजबूत करेंगे और अच्छा काम करके देंगे और सीट को जिता करके देंगे। इनको दी है अपना गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल से इनको दिया गया है। पूरा परचम लहराएगी और हम लोग सब पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। राहुल जी का आपने देखा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और आपका मणिपुर से महाराष्ट्र तक जो उन्होंने न्याय यात्रा निकाली है, तो सब लोग जुड़े हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, सब अच्छा होगा। महंगाई के मुद्दों को लेकर चलेगी, रोजगार के मुद्दों को लेकर चलेगी। जो लोग मोदी जी जितने इन्होंने अपने काम को बताया था, काम गिनवाए थे, कोई भी काम नहीं हुआ है, उनके खिलाफ उतरी जनता। तो आप देख ही रहे कितना मामला सारा उलट पुलट हो रहा है। बाकी लगे हैं सब लोग अपने अपने प्रयास में, हम भी करेंगे, सबको उम्मीद है अच्छा करने की, करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। उत्तराखंड में अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच में ही देखने को मिलता था, लेकिन इस बार चुनावी समीकरण बहुजन समाज पार्टी बिगाड़ सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद होने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए अपने चुनावी तरकश के तीर आजमाने शुरू कर दिए हैं। ठाकुर ब्राह्मण समीकरणों को साधने वाली उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं। वहीं आरक्षण की स्थिति के बीच उत्तराखंड में दलित वोट सियासी दलों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच दलित वोट को लेकर घमासान होने लगा है। कांग्रेस ने हिंदुत्व का तोड़ जातिगत राजनीति से निकाला है, लेकिन इस बार दलित वोट क्या वाकई में किंग मेकर साबित होंगे? अगर हाँ, तो फिर बीएसपी किसका खेल बनाएगी?
और किसका खेल बिगाड़ेगी, ये काफी दिलचस्प सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड के दंगल में बीएसपी की एंट्री ने एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बीएसपी ने 5 लोकसभा सीटों पर अपने अपने रणबांकुरों के नामों का ऐलान कर दिया है। देखिए, पहली बार भावना पांडे जी पार्टी में शामिल हुई हैं। हम पहले जिसको भी शामिल करते कार्यकर्ता के रूप में शामिल करते हैं, उसकी आस्था अपने दल के रूप में देखते हैं कि उसकी कितने % आस्था है। टिकट की हम कोई बात नहीं करते हैं। हमने ये देखा कि यहाँ टिकट हमारा वफादार पार्टी के पुराने साथी हैं, एमएलए भी रहे मीरापुर से, और मीरापुर और लक्सर की आप मालूम है सीमा बिल्कुल चुपकी है, पूरा खादर का एरिया है इनका, और इनके यहाँ बरसों से पहले चूँकि क्या था कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था, तो ये ज़िला मुजफ्फरनगर से हो चाहे सहारनपुर एक ही को माना जाता था। तो जब वहाँ तक वो एमएलए रहे हैं तो पार्टी के वफादार लोगों को मौका दिया जाता है, इसलिए इस बार उनको मौका मिला है। बहन जी ने खुद, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी माइती जी ने उनको आदेशित किया कि आप जाओ, आप पुराने आदमी हो, वहाँ से चुनाव लड़ो, और मजबूती के साथ चुनाव वो लड़ रहे हैं। आज मिशन भी हो गया है, आज कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम आपको आगे क्या रणनीति बताएंगे, लेकिन बहुत अच्छा निर्णय हमारी नेता का रहा। उत्तराखंड में चुनावी दंगल रोचक हो चला है, क्योंकि राज्य में 20% दलित वोट हैं, जिसमें भी लगभग 16% वोट मुस्लिम समुदाय का है। 22 विधानसभा सीटों में दलित वोट निर्णायक भूमिका अदा करेगी, जबकि सबसे ज्यादा दलित वोट हरिद्वार जिले में रहते हैं। इतना ही नहीं, 5 लोकसभा सीटों में अल्मोड़ा की सीट आरक्षित सीट है, और राज्य में 13 विधानसभा सीट आरक्षित हैं। यानी कुल मिलाकर 10 पर्वतीय जिलों में करीब 11% दलित वोट है। 3 मैदानी जिलों में 9% दलित वोट है। इसलिए नैनीताल, हरिद्वार और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर दलित या मुस्लिम समुदाय के वोटर्स अपना प्रभाव छोड़ते नजर आएंगे। मगर भाजपा और कांग्रेस अब भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के 5 उम्मीदवारों ने आज अपने नामांकन पूरे कर दिए हैं। लोकसभा के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में पूरी इतिहास की रचना करने वाली है और 5 सीटों पर तीसरी बार भाजपा के उम्मीदवार शानदार अंतर के साथ जीतने वाले हैं। कांग्रेस से अन्य दल कोई भी दावा करता रहे तो केवल एक खोखली बातें हैं कि जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के साथ है, मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बसपा पूरी तरह से कंफ्यूज दिखाई पड़ रही है। जो कपड़ों की तरह अपने प्रत्याशी बदल रहा है, इसका मतलब उसका कोई होमवर्क नहीं है, उसने कोई तैयारी नहीं कर रखी है, और पहले दिन एक को टिकट देते हैं, दूसरे दिन दूसरे को टिकट देते हैं। इससे पहले उमेश कुमार की पत्नी को नेत्री बनाया आपने वहाँ से, फिर उनको निष्कासित कर दिया। अब भावना पांडे का केवल टिकट ही नहीं काटा, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो बसपा का कोई जनाधार अब हरिद्वार के अंदर बचा नहीं है, ऐसा मेरा मानना। खैर, दावे अपनी जगह हैं, मगर हकीकत ये कि 5 लोकसभा सीटों में कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां दलित और मुस्लिम गठजोड़ खेल बनाने और बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अब है कैंतुरा की रिपोर्ट। तो वहीं राज्य में माता सुरकंडा देवी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। देहरादून के नीलकंठ एनक्लेव में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां माता सुरकुंडा देवी की दरबार में आने की बात कहकर 2 युवक जबरदस्ती एक घर में घुसने की कोशिश करने लगे। तो वहीं मकान मालिक ने सुरकुंडा देवी के दरबार में फोन पर इस संबंध में पूछताछ की तो युवकों के फर्जी होने का पता चला, जिसके बाद दोनों युवक फरार हो गए। वहीं मकान मालिक ने पुलिस से शिकायत करके फर्जीवाड़े के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सर्वप्रथम तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके दरबार पे आता है कि हम सुरकुंडा देवी दरबार से आ रखे हैं, तो यहाँ से आपको सूचना जाएगी
सूचना जाने के तत्परांत जो है सूचना ऐसी भी नहीं जाएगी। सूचना जो है मेरे द्वारा यदि कॉल किया जा रहा है, मेरे द्वारा या डबराल जी के द्वारा, सचिन डबराल जी के द्वारा यहाँ से कॉल जा रहा है, या फिर क्या कहते हैं किसी, वैसे तो हम किसी को कॉल इस प्रकार से करते नहीं कि हम वहाँ आ रहे हैं, क्योंकि मेरा इतना आना जाना नहीं है। हाँ, जिनके यहाँ जाना होता है उन्हें पहले ही सूचना मिली होती है कि मैं वहाँ आ रहा हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा सूचनाकृत करता है कि हम जो है सुरकंडा डोली दरबार से, आप सतर्क रहिए, क्योंकि ये मामला हो चुका है और वहाँ हमारे दरबार से रिलेटेड नहीं थे, और उसकी एप्लीकेशन जो है हमने थाने में भी जमा कर दी है उनके प्रति, और सीसीटीवी कैमरा में वो रिकॉर्ड भी है। तो उनके द्वारा जो है हमने इस प्रकार से जो है केस तो डाल दिया है, किंतु देखिए आप लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।